योग दिवस के बारे में बताइए। सर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2014 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये प्रस्ताव रखा गया था कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए, और 193 में से 177 देशों ने इसका ध्वनिमत से इसको पारित किया था। इस दिन लोगों को जागरूक किया जाता है योग के प्रति। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इसको पारित कब किया गया था? कब पारित किया गया? सर 2000। तो ये सर वीडियो में डिस्टरबेंस, ऑडियो में डिस्टरबेंस आ रहा था। मैं कह रहा हूं कि एक हाँ, ये बताइए कि ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में पारित कब किया गया था? फिर इसको वर्ष 2014 में पारित किया गया था। राइट, दिसंबर 2014 में। ठीक है। अच्छा, इसको 21 जून ही क्यों रखा गया? सर, इस दिन क्योंकि समर सोलिस्टाइस होता है, और दिन सबसे बड़ा दिन होता है क्योंकि सूरज कर्क रेखा पर सीधा चमकता है उत्तरी गोलार्ध में। तो ये दीर्घ आयु को रिप्रेजेंट करता है। और इसके सोलिस्टाइस बाद क्या होता है? इसको बोलते हैं सूर्य संक्रांति। जब वो सूरज कर्क रेखा से इसके बाद में मकर रेखा की ओर गति करना स्टार्ट कर देता है, तो ट्रांजिशन पीरियड होता है ये। ओके, अच्छा। ये मानसून का प्रस्फोट क्या होता है? सर, मानसून की अवधि में ही मानसून जब तेजी से आता है और अ, बारिश काफी तेजी से आती है, उसको मानसून का प्रस्फोट कहते हैं। मानसून का अल्नीनो और लानिनो से क्या संबंध है? अल्नीनो लानिनो क्या है? सर, ये अल्नीनो एक महासागरीय धारा है जो कि मानसून को प्रभावित करती है। जो पेरू का तट है, पेरू या हम्बोल्ट की धारा कहते हैं, वो ठंडी धारा है। उसकी जगह पर ये अल्नीनो की गर्म धारा जब आ जाती है, तो उसके कारण से विभिन्न महाद्वीपों में इसके असर पड़ते हैं। भारतीय महाद्वीप में इसका भी असर पड़ता है और उसकी स्थिति अगर लानीना का प्रभाव आता है तो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, वर्षा अधिक होती है। इस सूखे और बाढ़ से इनका क्या संबंध है? किस धारा के प्रभाव से भारत में सूखा या बाढ़ आती है? सूखा तो अल्नीनो के प्रभाव से आता है और बाढ़ लानीना के प्रभाव से आता क्या रीजन है कि लानिनो या बाढ़ पैदा करती है? सर, क्योंकि जो हमारे यहाँ से जो संचरण चल रहा है पेरू के तट से भारतीय महाद्वीप की ओर जो संचरण हो रहा है, वो उसको और ज्यादा प्रबल कर देती है यहाँ पर। इसके कारण से यहाँ पर भारत में तो निम्न दाब बन जाता है, जबकि वो जो वर्षा की मात्रा और आर्द्रता की मात्रा वहां पर बढ़ जाती है, तो इस कारण से अधिक वर्षा की संभावना बन जाती है। हाँ, क्यों बढ़ जाती है? सर, क्योंकि सागर का तापमान जो है वो कम हो जाता है। ओके, चलिए अभी मैं इसको और बात करूंगा आपसे। जी सर। ये बताएं कि इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? सर, इजराइल के वर्तमान राष्ट्रपति नेफ्टली बेनेट हैं। प्रधानमंत्री? इजराइल के हाँ। सॉरी सर। नेतन्याहू वहां के राष्ट्रपति थे या प्रधानमंत्री थे? इजराइल के राष्ट्रपति थे नेतान्याहू। नफ्ताली बेनेट की पार्टी कौन सी है? सर, अभी याद नहीं आ रहा है नेफ्ताली बेनेट की पार्टी का नाम। कितने दलों का गठबंधन है ये? सर, ये लगभग 2.5 साल का गठबंधन है, 2023 तक। ये बताएं, रेड टूरिज्म क्या होता है? रेड टूरिज्म? हाँ। सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। ओके। एक प्रोजेक्ट है ईस्ट प्रोजेक्ट, EAST, ईस्ट प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी है आपको? नो सर, सॉरी सर। ओके। अभी भारत में मॉडल टेनेंसी एक्ट पास हुआ है। मॉडल टेनेंसी एक्ट जी सर।
आप उसके बारे में? सर ये पंचायतों से संबंधित है। नहीं, टेनेंसी एक्ट। टेनेंसी मतलब किराएदारी। अ, किराएदारी सर ये पढ़ा था पर अभी रिवाइज नहीं किया, याद नहीं है। एक भाषा चर्चा में रही है, तुलु भाषा। तुलु भाषा, तुलु। जी सर। बता सकते हैं इसके बारे में? सॉरी सर। अच्छा, गार्गी पुरस्कार के बारे में बता पाएंगे? जी सर। सर गार्गी पुरस्कार राजस्थान सरकार के द्वारा 10वीं और 12वीं की जो मेधावी बालिकाएं हैं उनको प्रदान किया जाता है। 10वीं में और 12वीं में 75% से अधिक अंक लाने वाली बालिकाओं को इससे पुरस्कृत किया जाता है। अभी ये चर्चा में क्यों रहा है? गार्गी पुरस्कार की चर्चा क्यों आई? सर इसकी चर्चा इसलिए रही थी क्योंकि अभी वर्तमान में जो अभी रिपोर्ट आई है उसमें 12वीं कक्षा की अनेक बालिकाओं ने इस पुरस्कार को नहीं लिया, इस कारण से ये चर्चा में रहा था। नहीं लिया? जी सर। क्या रीजन रहा कि उसको उन्होंने नहीं लिया? इसका रीजन था कि वो उच्च शिक्षा, क्योंकि इसके बाद में वो जो उच्च शिक्षा में एडमिशन के कारण ड्रॉप आउट की संख्या ज्यादा है, इस कारण से नहीं लिया गया था। कंफर्म हो? सर आई एम नॉट श्योर। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन है? ईरान के नए सर प्रधानमंत्री, वहां के प्रधानमंत्री बने अभी ईरान में, इब्राहिम रईसी। ओके, ठीक है। गौतम सर हमारे साथ आ चुके हैं, मैं रिव्यू कर लेता हूँ। देखें सृष्टि जी, इनको कभी भी कोई उत्तर नहीं आए तो अपने फेस पे परेशानी को शो नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप परेशान हो रहे हो, क्योंकि अगर 4 लोगों को भी फेस करने में आप परेशानी फील करोगे तो आप एसडीएम बन के 200 लोगों को कैसे फेस करोगे? जी सर। लीजिए ऑफिस के बाहर 500 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई तो आप कैसे फेस कर पाएंगे? तो आंसर नहीं आता है, सॉरी बोल दीजिए। आता है तो बहुत खुशी खुशी उसको उत्तर बताइए, पर रहना कॉन्फिडेंट है। इंटरव्यू में सफलता का पहला मंत्र यही है कि आपके चेहरे पे आत्मविश्वास होना चाहिए। वो यही देखते हैं कि कैंडिडेट परेशान हो रहा है, डर रहा है कि नहीं डर रहा है, फियर तो नहीं उसके फेस पे। तो पहली चीज इसी की प्रैक्टिस आपको करनी है, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, आपके व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे, फिर नॉलेज पार्ट का बात करेंगे। पर्सनालिटी पार्ट में आप थोड़ा जल्दी घबरा जाती हैं, तो उसको घबराहट को हटाइए, नंबर 1। नंबर 2, जो आपका भाषा शैली है वो अच्छा है, अच्छे उत्तर दे रहे हैं, लैंग्वेज अच्छी है आपकी, स्पष्ट है और धैर्य है, अच्छा सही तरीके से उत्तर दे देती है। बात नॉलेज पार्ट की करते हैं तो नॉलेज पार्ट में ला नीनो एक ठंडी धारा है जो हाई प्रेशर क्रिएट करती है, और भारतीय महाद्वीप उस समय लो प्रेशर होता है, तो इसलिए वो भारत की ओर पुश करती है, इसलिए अपने यहाँ बाढ़ आती है। तो मूल कारण पे आप जाइए। इजराइल में जो नए बने नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री है, वो राष्ट्रपति नहीं है। तो इस तरह से पैनल आपको जो होगा वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। जो नेतन्याहू है वो भी प्रधानमंत्री थे, है ना, वो दोनों राष्ट्रपति नहीं है। राष्ट्रपति तो सरकार को आमंत्रित करता है, तो राष्ट्रपति है वहां के रेवन रेवलिन, ये वहां के राष्ट्रपति है। उन्होंने गवर्नमेंट आमंत्रित किया था कि आइए और सरकार बनाइए। तो आप ध्यान रखें कि नफ्ताली बेनेट है वो वहां के प्रधानमंत्री हैं, और उनकी पार्टी का नाम है यामीना पार्टी। और 8 ये आप देखना कितने दलों का गठबंधन है, उसमें जो सबसे बड़ा दल है उसका नाम है अतीब पार्टी, यस अतीब पार्टी, यस अतीब पार्टी, ये सबसे बड़ा दल है। उसके नेता है येर लैपिड, यार लैपिड या येर लैपिड। ये 2 साल बाद प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इन्होंने 2-2 साल का टर्म डिसाइड किया है, 4 साल का कार्यकाल होता है। और जो नफ्ताली का मैंने आपको बताया दिया, जो नेतन्याहू थे उनकी पार्टी का नाम था लिकुड पार्टी। ये वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आप इन चीजें भी पूछी जा रही है इन दिनों, जो लोग इंटरव्यू दे के आ रहे हैं यही क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके। और इजराइल वाले में आप कंफ्यूज नहीं हो रहे थे, मत होइए,
देखिए रेड वर्ड आते ही चीन को पकड़िए, रेड आर्मी, रेड फ्लैग, रेड टूरिज्म। तो रेड टूरिज्म का मतलब है कि जो कम्युनिस्ट से रिलेटेड जो प्लेसेस हैं वहां पे लोगों को टूरिज्म डेवलप किया जाएगा, उसको रेड टूरिज्म कहा गया चीन में। ईस्ट प्रोजेक्ट जो चीन एक सन बना रहा है, नया सोलर एनर्जी के लिए एक नया सूर्य बना रहा है, उसको ईस्ट प्रोजेक्ट कहा गया। तो आप देखें मॉडल टेनेंसी एक्ट को आप पढ़ना, अभी लेटेस्ट में आया। और तुलु भाषा अभी तमिलनाडु केरल की सीमा पर 12 लाख लोग इस भाषा को बोलते हैं, और अभी इस भाषा को 8वीं अनुसूची में मांग की गई, तो उसको तुलु भाषा कहा जाता है। इसकी डिटेल आप देखना कौन सी अनुसूची में आती है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं कब कब जोड़ी गई, पूरी डिटेल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पर घबराहट भी नहीं है, ये नहीं सोचिए कि इतने क्वेश्चन नहीं आए, पूरे किसी नहीं आते हैं, रहना है। और गार्गी पुरस्कार की चर्चा इसलिए है कि कोरोना के टाइम गवर्नमेंट दे नहीं पाई थी, तो वो प्रयास कर रही है कि जो पिछले साल या जो गार्गी रह गए उनको दिया जाए। और ईरान के राष्ट्रपति या रईसी, प्रधानमंत्री नहीं है। आपने से वो दोनों देखो ऐसा मिक्सअप क्यों होता है आपको पता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम फियर फील करते हैं, घबराहट होती है। अगर आप नहीं घबराएं, बिल्कुल कूल होके बैठेंगे, तो ये मिक्सअप कभी नहीं होगा, ठीक है। वैसे ओवरऑल आपके उत्तर अच्छे हैं जो भी आपने दिए हैं। भाषा शैली, पर्सनालिटी, बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। बस कुछ नॉलेज पार्ट में करंट इश्यूज को लेकर जो आपकी कमियां रह गई है उसको बढ़िया तैयार करिए, तो मुझे लगता है कि रिजल्ट काफी अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। जी सर, थैंक यू। जी जी, गौतम सर हमारे साथ हैं, सृष्टि जैन। या हेलो सर नमस्ते। सर नमस्ते। गुड इवनिंग सृष्टि जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। यू बिलोंग्स टू जहाँ अलवर? जी सर। अलवर में मेरी फर्स्ट टाइम पोस्टिंग हुई थी वहां पर, और अलवर से मेरा बहुत अटैचमेंट है। आप योगा में क्या करते हो आप? सर आसन और प्राणायाम। अच्छा, क्या कौन से प्राणायाम करते हो? सर प्राणायाम में अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, भ्रमरिका और जो शीतली और शीतकारी प्राणायाम। अच्छा, एक बात बताइए, यो इसका जो है ना इसको सिस्टम क्या है? आपको किस पहले कौन सा करते हो आप? सर सबसे पहले मैं अनुलोम विलोम करती हूँ। अनुलोम विलोम लास्ट में करते हैं वैसे, एक याद रखने की, पहले भस्त्रिका, कपालभाति और अग्निसार या दूसरा जो भी जो मूल बंद वटएवर में भी, एंड देन जो है अनुलोम विलोम और फिर भ्रामरी। अच्छा सर, ओके। ये क्या हुआ था कि मैं जो इसमें गया था ना, रामदेव का एक वो हुआ था यहाँ पर कोटा में। अच्छा। और उनका जो है ना 5 दिन का 6 दिन का वो जो है ना वो था यहाँ पर कैंप, और मैंने उसको ज्वाइन किया था। तब उस समय उन्होंने बताया था कि ये सिस्टम जो है ना अनुलोम विलोम लास्ट 4th पोजीशन पर, भ्रामरी 5th पोजीशन पर करना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। मैं तो पहले अनुलोम विलोम कर रही थी अभी तक। अनुलोम विलोम लास्ट में करते हैं। ये आपका जो है ना मतलब अलवर में आप कहाँ रहते हैं वैसे? सर अलवर में स्कीम नंबर 10 जैन भवन के पास में। अच्छा, आपने ये अलवर के पास में एक ये रहते हैं जैन साहब, दीवान जी की हवेली का नाम सुना है आपने? सर नहीं। उसको देखना आप, दीवान जी की हवेली है वो जो है ना, उसके जो है ना आपका जो कोर्ट परिसर है ना उसके पास ही है। ओके सर। और उसमें जो है ना वो पेंटिंग्स बनी हुई है, पेंटिंग्स, वॉल पेंटिंग्स। ओके सर। हाँ, वॉल पेंटिंग्स, वहां इतनी खूबसूरत वॉल पेंटिंग बनी हुई है, वन ऑफ मतलब वो राजस्थान में मानी हुई पेंटिंग्स में से एक है। और उसके बाद में राजगढ़ में भी पेंटिंग बनी हुई है, राजगढ़ के किले में। ओके सर। और वहां पर एक IAS अफसर आई थी, उसका नाम था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जॉइंट सेक्रेटरी थी वो लेडी, उसका नाम था वो, मैं उनको लेके गया था वहां पर, राजगढ़ भी लेके गया था और दीवान जी की हवेली दिखाने ले गया था। और उन्होंने उसकी पेंटिंग्स के बारे में एक बुक लिख रही थी वो, तो उस समय जो है उन्होंने वहां की फोटो उतारे थे, उसके फोटो लिए थे मतलब। तो एनी हाउ उसके बारे में, बाय द वे, वैसे तो शायद किसी को ध्यान में नहीं होगा, पर अलवर के म्यूजियम के बारे में लोगों को ध्यान रहता है और उसके बारे में पूछा जा सकता है। पांडुपोल कहाँ स्थित है?
सर पांडुपोल सरिस्का और सरिस्का से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्यों क्यों फेमस है वो? सर पांडुपोल में लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, और हम्म, इसके अलावा वहां पे जो किंवदंती है कि पांडवों ने जब अज्ञातवास के समय पर वहां से हम्म, गुजर रहे थे तो कौरवों ने उन्हें घेर लिया था, तो भीम ने अपनी गदा से यहाँ पर पोल मतलब रास्ता बनाया था, दरवाजा बनाया था, तो इसलिए इस हम्म। जगह का नाम पांडुपोल पड़ा और ये इसलिए फेमस हुआ। अज्ञातवास में लास्ट में कहाँ जाके ठहरे थे वो वो क्या कहते हैं पांडव? सर लास्ट के 1 साल वो विराटनगर में ठहरे थे। विराटनगर, वहाँ विराटनगर में क्या मिला है? विराटनगर एक बहुत बड़ी फेमस जगह मिली है, वहां पर क्या है वहां पर? सर उसका नाम भीमलता है। भीमलत नहीं, वहाँ अशोक के जो है ना अच्छा, अभिलेख मिला। अशोक के, हाँ, हाँ, अभिलेख मिले हैं। वो जी सर। शिलालेख वहाँ अंकित है, वहाँ शिलाओं पर। जी सर। ध्यान है आपको? हाँ सर, ध्यान है। अलवर का बाला किला जो है क्यों फेमस है वो? सर अलवर का बाला किला सबसे बड़ी उसकी खासियत है कि कुंवारा किला के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर एक भी युद्ध नहीं लड़ा गया आज तक। हम्म। और यहाँ पर करणी माता का मंदिर है, जहाँ हर साल मेला भरता है और लाखों लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। अच्छा, एक और भी विशेषता है वहाँ, कुछ जो है ना आके ठहरे थे कौन, कुछ ध्यान है क्या जी सर, आपको? यहाँ पर जो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, उसके बाद बाबर एक रात के लिए यहाँ पर आकर ठहरे थे। गुड 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 गुड। एक वहां पर उधर अलवर भरतपुर एरिया में, जयपुर एरिया तक एक जो है ना मतलब तुलसी राम या शिव दयाल जी के बारे में खूब प्रचार है। कौन थे ये? सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। राधा स्वामी नहीं है क्या संप्रदाय का लोग? जी राधा सर, स्वामी मैंने। संप्रदाय के लोग वहां पर बहुत हैं, उधर अलवर में, भरतपुर में, जयपुर में लोग। और उनका आगरा में जो है उनका बहुत बड़ा वो मंदिर बन रहा है, राधा स्वामी मंदिर। आपने सुना है जी कि सर। उनका? सर कभी सुना नहीं, मैं इसके बारे में जानकारी लूंगी। वहां के अलवर के बारे में यू मस्ट नो अबाउट ऑल, जन वहां के बारे में काफी जानकारी होनी चाहिए आपको। अच्छा, एक बात बताइए, योगा का रेफरेंस कहाँ मिलता है सबसे पहले? सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में इसका रेफरेंस मिलता है। उसको तो पढ़ा नहीं जा सका, रेफरेंस मिलना, लिखना का मतलब लिखा हुआ। ओके। हम्म, लिखा कहाँ हुआ सही, वेदों में और उपनिषद में भी योग के बारे में कहा गया है। उसके बाद जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, वहां पर भी इसके बारे में कहा गया है। और उसके बाद में महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र है, वो एक संहिताबद्ध और क्रमबद्ध रूप से उसको योग के बारे में पूरा ज्ञान उसमें मिलता है। हम्म, सबसे पहले मांडुक्य उपनिषद में है ये जिक्र। फिर उसके बाद में है जो है ना श्री कृष्ण के गीता में। भागवत गीता। हाँ, भागवत गीता में। एंड देन उसके जो है ना पतंजलि और जो है ना जैन ग्रंथों में है बाद में। पतंजलि के योग सूत्र को इन्होंने जो है ना श्री कृष्ण के ही उसको, और मांडुक्य उपनिषद में जो ध्यान का जो जिक्र है उसी को एलोबरेट किया पतंजलि ने। जी सर। अब आपको थोड़ा पॉलिटिकल साइंस, आप जो है पॉलिटिकल साइंस से हैं, जी सर। कुछ क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। किस भारतीय अधिनियम द्वारा भारतीयों के लिए शिक्षा हेतु ब्रिटिश काल में कुछ अमाउंट का जो है ना प्रावधान किया था? सर ये 1813 का जो अधिनियम था उसमें किया गया था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, एक बात और बताइए, 1833 के अधिनियम द्वारा क्या परिवर्तन लाया गया था जिसमें जो है पहले से एक नई चीज हो गई थी वो? जी सर। सर इसमें जो चीनी के व्यापार व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, और एक और था। जी सर, अभी याद नहीं आ रहा। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, नील आंदोलन के बारे में सुना है आपने? जी सर, नील मूवमेंट नील की खेती को लेकर हुआ था, हम्म। जिसमें अंग्रेज जो ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने नील की खेती करना उस पर कंपलसरी कर दिया था, जबकि किसान नील की खेती का विरोध कर रहे थे क्योंकि वो भूमि की उर्वरता का ह्रास करती है, इसलिए ये मूवमेंट हुआ था। अच्छा, इसका जिक्र फिर किस ग्रंथ में या किसने इसको बहुत खूब से उठाया था, अच्छी तरह से उठाया था? सर अभी याद नहीं आ रहा है, सॉरी कोई सर। बात। अच्छा, एक जो ना क्वेश्चन और है, ये वो आज से रिलेवेंट है आजकल में जो है। बाबा रामचंद्र के बारे में जानते हो, जो उन्होंने किसान आंदोलन से जुड़े थे, वो क्या थे?
सॉरी हाँ, सर। चलिए, एक दांडी मार्च कब हुआ था, कुछ ध्यान है क्या आपको? सर दांडी मार्च जो नमक सत्याग्रह हुआ था हम्म, 1927 में, तब हुआ था। हम्म, 1930, सॉरी सर, 1930। गुड 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 गुड। तो आपने जो है एक क्वेश्चन, वो जो है मैं आपको 2 3 4 क्वेश्चन आपके बारे। अब एक वहां का अलवर का म्यूजियम देखा आपने? जी सर, देखा है। क्या है उसमें खास विशेषता? सर एशिया का सबसे प्रसिद्ध म्यूजियम है। आधुनिक शस्त्रागार यहाँ पर है। एक म्यान में 2 तलवारें यहाँ मिलती हैं, अगर हम शस्त्रों की बात करें। और इसके अतिरिक्त चित्रकला का यहाँ पर है कि चित्रकला जो थी ईरानी, मुगल, जयपुर शैली का यहाँ पर समन्वय देखने को मिलता है। वेश्याओं के चित्र सिर्फ अलवर शैली में ही है, जो कि म्यूजियम में दर्शनीय है। और सिर्फ मेनली हथियार और जो चित्रकला है वो यहाँ की फेमस है। चलो मैं आपको 1 2 बात और बता देता हूँ। अलवर का जो है ना, वहां पर एक जी सर। प्रतिहार अभिलेख भी मिला है। तो प्रतिहार अभिलेख से यह साबित होता है कि ये एरिया कभी प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहारों के अधिकार में रहा होगा। है तो वो ओके वहां सर। की जो गैलरी बनी हुई है ना, जिसमें आर्कियोलॉजिकल मूर्तियां और वो रखी, उसी में ये जो है रखा हुआ है इंस्क्रिप्शन। आप पॉलिटिकल साइंस से हैं, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस लगभग एक जैसे ही जोड़ते हैं, तो यू मस्ट नो अबाउट दिस थिंग। एक वहां अकबर की तलवार मिली है, जहांगीर की तलवार है उसमें, और शाहजहां की तलवार भी है। और हो सकता है कि मुझे अभी स्लिप हो रहा पॉइंट से, लेकिन शायद औरंगजेब की तलवार भी है वहां पर। और एक और जो है ना, मोहम्मद गोरी का जिरह पत्थर है, उसमें सब जगह लिखा हुआ है मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी। उस पूरे ओके जिरह सर। पत्थर हर कड़ी पर लिखा हुआ है। और वो जो पेंटिंग्स हैं, वो 1857 की क्रांति में वहां से लोग लेकर, दिल्ली से लेकर यहाँ आ गए थे महाराजा के पास। तो वो उन्होंने जो है इसको ये कर दिया था, खरीद लिया था यहाँ पर। एक लास्ट क्वेश्चन और, कि जी वहां के सर। कौन से महाराजा हैं जिन्होंने जो है ना वो रॉयल्स रॉय को जो है ना उसमें लगा दिया था कचरे जी में सर, धोने के लिए? महाराजा जय सिंह ने। गुड। तो सृष्टि जी, आई विश फॉर द बेस्ट। आपका जो है 2 क्वेश्चंस का मैं बता देता हूँ, 1 2 का क्वेश्चन का। आपने जो 1833 के बारे, अधिनियम के बारे में पूछा था, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार की भी जो है ना, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ जो है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको छूट दे दी थी, जो पहले मतलब इसको जो है ना 1813 के एक्ट में जो है ना इसको प्रतिबंधित कर रखा था कि ब्रिटिशर्स ये जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी केवल ये करेगी। लेकिन बाद में ये 1833 में इसको भी खोल दिया था। नील दर्पण या नील आंदोलन, नील दर्पण था दीन बंधु मित्र का। हाँ सर, दीनबंधु मित्र। हाँ, उसमें जो है ना इसका जिक्र था। बाबा रामचंद्र जो है ना, ये किसानों के आंदोलन, अवध के जो है जमींदारों के खिलाफ इन्होंने तुलसीदास जी की रामचरित मानस के द्वारा किसानों को जागरूक बनाया था इन जागीरदारों के खिलाफ। और ये किसान आंदोलन चल रहा है, तो बाय द वे कभी किसी के दिमाग में आ जाए तो ये बात पूछी जा सकती है। जी सर। एक आपने वो दांडी मार्च 1930 आपने सही बताया है। भीति चित्रकला मैंने इसलिए पूछा आपको कि यू मतलब आप वहां रहते हो, किसी का आइडिया नहीं होगा, क्योंकि मैं तो वहां रहा हूँ, मुझे और मैंने देखा है। और खास तौर से मैं वो मिसेस सेठ थी, वो मिसेस सेठ ज्वाइंट सेक्रेटरी थी, भारत सरकार से आई थी, और मुझे जो है उनके साथ में जो है वो पेंटिंग्स देखने का मौका मिला था। इसलिए दीवान जी की हवेली में बनी हुई है, बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। दीवार ऐसे दीवार के ऊपर की तरफ बनी हुई है। ठीक जी है, सर, मैं जरूर देखूंगी। देखना उसको। कब है आपका इंटरव्यू? 7 जुलाई के दिन है। 7 जुलाई को, वेरी गुड। एक वो बाला किला में बाबर ठहरा था, सही है आपका। तुलसी राम सिंह दयाल जी जो है राधा स्वामी संप्रदाय का संस्थापक था। और ये वहां पर अलवर में अब है नहीं, अब तो बहुत कम हो गया इनका। 10 20 साल पहले बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था वहां पर लोगों पर। और ये ओके। संप्रदाय का मतलब आगरा में इनका मंदिर है, बन रहा है, वर्षों से बन रहा है, अभी तक चल रहा है वो काम। और राधा स्वामी संप्रदाय का आपने देखा होगा जयपुर में, बाय द वे ध्यान हो तो बहुत बड़ा परिसर में कई किलोमीटर्स का एरिया ले रखा है इन्होंने। मोस्ट प्रोबेबली अलवर में भी कहीं होगा, भरतपुर में भी होगा, उसके जो है फॉलोअर्स बहुत है। तो सृष्टि जी, आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। एंड थैंक यू आपका सर। कॉन्फिडेंस, आपने जैसे ही ललित सर ने कहा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है,
देखिए होता है कि ये एक जो ना वो मिसेस जैन, सुरभि जैन आई थी हमारे उसमें पहले वाले इंटरव्यू में। वो पहले वाले में तो बहुत डरी हुई थी। फिर मैंने उनको कहा कि आप रेस्ट एश्योर्ड, टेंशन आप फ्री रहिए। सारे क्वेश्चन मैंने कहा, मुझे भी आरपीएससी में मैंने जब फेस किया था मेरा नहीं हुआ था, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आए थे, पर मेरा हो गया सिलेक्शन। क्योंकि सारे क्वेश्चन आना जरूरी नहीं है। मेरे से पूछा था लॉर्ड माउंटबेटन को किसने मारा था वहां पर, तो जहां उसमें जा रहा था वो एक बोट में, तो और किसी ने गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी। अब मुझे ये ध्यान नहीं रहा, मैंने पढ़ा तो था न्यूज़पेपर, लेकिन सुबह मुझे स्लिप हो गया कि किसने मारा था। तो ऐसा होता है। तो आप रेस्ट एश्योर, कोई जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चंस का आप जवाब दे पाए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस रखना। चलिए, मैं अलवर के होने के नाते आपसे बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारी बातें मैंने बताई है, आप हाँ ध्यान सर। रखना और कॉन्फिडेंस बढ़िया रखना। जी सर, थैंक यू विश सर। यू बेस्ट ऑफ लक, आई विश फॉर द बेस्ट। थैंक यू सर। जी सृष्टि जी, सुन पा रहे हैं आप? जी सर, नमस्ते सर। हाँ। मुझे ये बताइए, अलवर जो जिला है उसकी सीमा कौन कौन से जिलों से लगती है? सर, अलवर के दक्षिण में जयपुर है, पूर्व में दौसा और पश्चिम में सीकर से लगती है। बस? राजस्थान के 3 जिलों से लगती है और हरियाणा के ऊपर उत्तर में 3 जिलों से, जिसमें नूंह, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी आते हैं। मैंने सिर्फ राजस्थान से पूछा था और आपने सीकर जिले का नाम लिया। श्योर है आप सीकर से लगती है? जी सर, श्योर हूँ। चलिए, आप एक बार, अभी 3 जिले बता रहे हैं आप। जी सर। जयपुर और सर, आई एम सॉरी सर, मुझे याद आ गया, भरतपुर, दौसा और जयपुर। बिल्कुल। चलिए, आपको एक सिचुएशन देते हैं। 2 कंडीशंस होगी उसमें। एक में आप एक आम महिला होंगी अलवर जिले की, और दूसरी में एक प्रशासनिक अधिकारी होंगी अलवर जिले में। और मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अलवर में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? सर, पहले एक आम महिला के परिप्रेक्ष्य में कि अलवर में महिला अपराधों की संख्या निसंदेह ज्यादा है, लेकिन वो कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरियाज हैं जहाँ पर ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। और एक प्रशासक ऑफिसर की दृष्टि से भी मेरा यही दृष्टिकोण होगा कि जो हॉटस्पॉट हैं, कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं, वहाँ पर ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं और उस पर काम भी चल रहा है काफी हद तक, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें एफआईआर को कंपलसरी कर दिया था। अच्छा, और महिला सुरक्षा को लेकर क्या वहाँ पर प्रयास किए गए हैं अलवर जिले में? सर, एक तो एफआईआर को कंपलसरी किया गया था, इसके अलावा निर्भया स्क्वाड स्टार्ट किया गया था पुलिस का, जिसमें जो भी विमेन स्कूल्स और कॉलेजेस के सामने महिला 6 स्कूटीज के द्वारा उनका डेली दिन में पेट्रोलिंग की जाती है स्कूल और कॉलेज के टाइम में। और इसके अतिरिक्त जो हॉटस्पॉट, डार्क हॉटस्पॉट है, उनको चिन्हित करके वहां पर कैमरास की व्यवस्था भी की गई। अच्छा, एक और और सर, आवाज अभियान पुलिस के द्वारा वो चलाया गया था, महिलाओं के विरुद्ध जो क्राइम होते हैं उसमें अवेयरनेस लाने के लिए। अच्छा, आप संतुष्ट हैं इन प्रयासों से सरकार के? सर, अभी जिस लेवल पर ये काम होना चाहिए था और होना चाहिए, जैसे कैमरास की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और जागरूकता और ज्यादा लानी चाहिए। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए, आपका ये जो हॉबी है योग, जी सर। को अलवर से कैसे जोड़ सकते हैं हम? सर, अलवर में एक तो चित्रकला से ये जुड़ा हुआ है, योगी की जो चित्र हैं वो अलवर चित्रकला की विशेषता है। दूसरा, जो यहाँ पर भरत रहरी है, नाथपंथी हठ योग से संबंधित थे, उनका ये महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। अच्छा, भर्तहरि जी के गुरु कौन थे, बता सकते हैं आप? जी सर, गोरखनाथ। जी। अच्छा, हठ योग का भी आपने बताया था, हठ योग से संबंधित थे। हठ योग होता क्या है? सर, हठ योग में ये दो अक्षरों से मिलकर बना है और ठे।
है तो सूर्य की ऊर्जा को डिनोट करता है और ठ चंद्रमा की शीतलता को। तो हमारा शरीर इन दो ऊर्जाओं के द्वारा बना हुआ है, तो इन दोनों में संतुलन पैदा किया जाता है हठ योग के द्वारा। और इसका एक दूसरा मतलब भी है कि हठ मतलब होता है फोर्स लगाना। तो कुछ ऐसे आसन किए जाते हैं ताकि शरीर को कसा जाए, उसमें अपनी क्षमताओं से आगे जाकर ऐसे आसन किए जाते अच्छा, एक रावण पार्श्वनाथ का मंदिर है वहां पर, हैं। जी गए सर। हैं आप कभी? सर रावण पार्श्वनाथ का जो मंदिर है बाला किला के पीछे है, और अभी वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, तो कभी दर्शन नहीं किए। उनकी जो मूर्ति है वो शिफ्ट कर दिया दूसरे मंदिर में। अच्छा, रावण शब्द कैसे जुड़ा इसमें? सर क्योंकि रावण ऐसा किंवदंती है कि रावण इनके परम भक्त थे और यहाँ पर वो पूजा करने आते थे। अच्छा, ये तो जैन धर्म से संबंधित है। जी सर। जैन दर्शन के अनुसार रावण जो थे जैन दर्शन के परम भक्त, जैन धर्म के परम भक्त थे। नहीं, जैन धर्म तो कहता है अहिंसा, पर रावण तो हिंसा करता था। सर जैन दर्शन को की अगर हम बात करें तो उसमें रावण को धार्मिक, परोपकारी, अहिंसक बताया गया है। उसमें सिर्फ एक व्यसन बताया गया है कि वो परिस्त्री सेवन उसने जो किया था, और इसी के कारण उसका विनाश हुआ। अच्छा, मुझे ये बताइए, लोक नृत्य और लोक नाट्य में क्या अंतर होता है? सर लोक नृत्य एक ऐसी कला है जिसमें संगीत के माध्यम से कलाकार अपनी कला को प्रदर्शित करता है विभिन्न हाथ और कमर और पैरों की लचक के द्वारा। जबकि लोक नाट्य में किसी भी आख्यान को, चाहे वो पौराणिक हो, ऐतिहासिक हो, धार्मिक आख्यान को पद्य रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा, चलिए मुझे ये बताइए, अलवर रियासत से संविधान निर्मात्री सभा में कितने जने मनोनीत हुए? सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, आई एम सॉरी। अच्छा, मुझे अभी करंट का बता दीजिए, आप अलवर से कितनी महिलाएं राजस्थान विधानसभा में पहुंची? सर 2 महिलाएं नाम विधानसभा बताइए, में है। नाम बताइए। रामगढ़ से है श्रीमती साफिया जुबेर खान, और बांसुर से है श्रीमती शकुंतला राव। चलिए रिव्यू कर लेते हैं सृष्टि जी। देखिए, काफी अच्छे आंसर्स और विद कॉन्फिडेंस देते हैं आप। डीप नॉलेज है आपको, क्षेत्रीय जो जानकारियां हैं, या वहाँ पर महिलाओं की स्थिति के बारे में जो भी प्रश्न थे, आपने बहुत संतुलित उत्तर दिए हैं उनके। उनमें कोई कमी नहीं कह सकते हैं। इसके अलावा देखिए, लोक नृत्य का आप थोड़ा सा उसमें और सुधार कर सकती हैं। एक सिंपल सा आपने बताया अंतर, लेकिन उसमें और सुधार कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लोक नृत्य किसी क्षेत्र विशेष में वह परंपरागत नृत्य शैली होती है जो 19वीं शताब्दी और उससे पहले की, ठीक है। जबकि लोक नाट्य किसी क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित धार्मिक, सामाजिक कोई कथा होती है, उसका मंचन करते हुए जो नृत्य किया जाता है, इसमें कथा और नृत्य दोनों शामिल होते हैं, ठीक है। ओके सर। तो ये सामान्य सा आप अंतर और ऐड कर सकते हैं इसमें। जी एक सर। संविधान निर्मात्री सभा में अलवर रियासत से 2 जनों को मनोनीत किया गया था। सॉरी, एक रामचंद्र उपाध्याय एक थे, और राजस्थान से 12 थे, ठीक है। एक तो रामचंद्र उपाध्याय का नाम आप याद रखें, ये सिंगल पर्सन थे अलवर रियासत से, और राजस्थान से पूछा जाए तो 12 जन, ठीक है। जी तो सर। ये, और अलवर में जो महिलाएं विधानसभा में पहुंची, आपका उत्तर बिल्कुल सही। शकुंतला जी का आप विधानसभा क्षेत्र बानसूर और बता देती तो उत्तर और पूर्ण हो जाता आपका। सर मैंने बताया था। बताया था, सॉरी मैंने सुना नहीं होगा, कोई बात। तो कुल मिलाकर सृष्टि जी, आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा है इस मॉक इंटरव्यू में, और मैं आशा करता हूँ कि ऐसा, इससे भी अच्छा प्रदर्शन मुख्य साक्षात्कार में करेंगे। शुभकामनाएं। जी सर। थैंक यू सर। जी जी सर। हमारे साथ